हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं डिस्कशन फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 का ये पेपर है। आप जानते हैं कि ये एग्जाम जो है 12 सितंबर को हो चुका है। और पेपर का अगर स्टैंडर्ड कहा जाए, लेवल कहा जाए, तो रहा मॉडरेट टू टफ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। और सबसे मजेदार बात है कि अगर आपने जो बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटी, एम लक्ष्मीकांत, इन बुक्स को अच्छे ढंग से पढ़ा है, या स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की हिस्ट्री, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। या आपने उस पेपर को एंजॉय किया होगा, पेपर जब आप दे रहे होंगे। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वैसे हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा आप श्योर नहीं है, तो वहां पर अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए। सबके अपने अपने टेक्निक्स होते हैं। स्टिल निगेटिव मार्किंग के हिसाब से थोड़ा तो कॉन्शियस होके ही पेपर देना चाहिए। ये एक बात हो गई। हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन पेपर नजर आएगा, ये किसी स्टूडेंट का है, तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो टिक किए हुए हैं पेन से। उसे आपको सही नहीं मानना है। मैं हर क्वेश्चन का आंसर बोलता जाऊंगा, उसके बारे में मैं दो दो लाइन का एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा, उसे ही आप ऑथेंटिक मानेंगे। और अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो स्टडी आईक्यू आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, या एंड्रॉयड प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि इसमें से वो कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेज की सूची में शामिल किए गए हैं। मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल। यहाँ पर 4 लैंग्वेजेस के नाम दिए गए हैं, जिसके आधार पर 4 ऑप्शंस में आपको चूज करके बताना है। तो देखिए, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो राज्यसभा में 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यहाँ पर कुछ व्याख्या दिया, कुछ क्राइटेरिया बताया कि अगर ये सारे क्राइटेरिया पूरे होते हैं कि अगर कोई लैंग्वेज है और वो 1500 से 2000 साल पुरानी हो, उसकी एक एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट हो, उसमें वैल्यूएबल हेरिटेज हो और जनरेशन ऑफ स्पीकर्स हो, और भी सारी क्राइटेरिया पूरी हो, तो उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज मानेंगे। और अभी के लिए हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं। तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है। उड़िया लेटेस्ट है। अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये चारों के चारों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये चारों हमारे क्लासिकल लैंग्वेज के लिस्ट में शामिल हैं। तो एक का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति को विरोधी कवि या रिबेल पोएट कहते थे, विद्रोही कवि भी कहा जाता है। तो बंगाल, ब्रिटिश इंडिया को आप समझिए, वहां पर काजी नजरुल इस्लाम थे, ठीक है, जो कि अभी के लिए बांग्लादेश के नेशनल पोएट भी जाने जाते हैं। और इनकी रचनाएं काफी लोगों में उत्साह भरने का काम की है, अलग अलग समयों पर, जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ या फिर बांग्लादेश जब अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो काजी नजरुल इस्लाम, इनका टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं 1899 से 1976 तक। ये बंगाली पोएट हैं, राइटर, म्यूजिशियन, फिल्म एक्टर और नेशनल पोएट बांग्लादेश के हैं। इनको पॉपुलरली नजरुल के नाम से जानते हैं। विद्रोही या रिबेल पोएट इनको कहा जाता है। तो सही जवाब हो गया 2 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस या प्लेसेस आर द फेमस अशोकन पिलर्स फाउंड। और यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं सांची, लौरिया नंदगढ़, सारनाथ और अमरावती। ध्यान दीजिएगा, ये सारनाथ जो है, यहाँ पर जो लायन कैपिटल है, वही हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जान रहे हैं। सांची में स्तूपा भी और सांची का पिलर। बिहार और बिहार का चंपारण, यहाँ पर लौरिया रिराज, लौरिया नंदगढ़, ये सब पिलर वाले लोकेशंस हैं। तो 1, 2, 3 तो बिल्कुल सही है। और अमरावती जो है, यहाँ पर ये बौद्धिस्ट कल्चर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और अमरावती स्तूपा बहुत फेमस है। वहां पर अमरावती के कुछ फ्रेगमेंट पिलर्स के हिस्से मिले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो अशोकन पिलर है, बट इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3 ओनली आर करेक्ट। यहाँ पर आप इस मैप को देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सांची, सारनाथ, संकिशा, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा, वैशाली, ये सारे इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां पर कि हमें शोकन पिलर नजर आते हैं। और ये रहा आपके सामने अमरावती का स्तूपा। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर पूछा जा रहा है, हु वेयर द चीफ पेंटर्स ऑफ हमजानामा अंडर अकबर्स ऑर्डर। यानी अकबर के आदेश के तहत हमजानामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे। यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, और देखिए यहां पर सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दसवंत और बसावन।
चलते हैं थोड़ा सा इनके बारे में 2 लाइन देख लें। देखिए, जो अकबर के समय में मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटर्स रहे हैं, दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सवाल दास, अब्दुल समाद, ये काफी प्रोमिनेंट हैं। और देखिए, अबू फजल ने कहीं कोट किया है, द वर्क्स ऑफ द पेंटर्स वेर लेड बिफोर अकबर वीकली एंड ही यूज्ड टू कन्फर रिवार्ड्स अकॉर्डिंग टू एक्सेलेंस ऑफ वर्कमैनशिप। अकबर हैड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वर्क ऑफ हिंदू आर्टिस्ट। इसमें दसवंत और बसावन का नाम काफी आता है, और यही जो है ना, इनका नाम आता है जब हम बात करते हैं हमजान नामा की। ठीक है, कई जगहों पर जो पॉपुलर पेंटर्स हैं उनमें सैयद अली और अब्बास समाद का भी नाम आता है, बट यहां पर सही जवाब बी ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सातवाहन एज में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी भाषा थी? आंध्र सातवाहन, आप इस डायनेस्टी को जानते हैं। ऑप्शंस दिए संस्कृत, तेलुगु, प्राकृत या तमिल। तो देखिए, यहां पर इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये प्राकृत हुआ करती थी और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कहीं पे, इसके लिए आप तैयार रहें। सातवाहनों की जब बात आती है तो उनके समय में यूज होने वाले लेड कॉइन्स की जिक्र तो जरूर आते हैं, और यहाँ के 2 प्रोमिनेंट किंग्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए। और जेनिथ जो था इस डायनेस्टी का वो रहा गौतमी पुत्र सातकर्णी के अंतर्गत, और इनके जो पुत्र हुए उनका नाम है पुलवामी पुत्र वशिष्ठी। तो देखिए, यहां पर आप क्या देखते हैं कि जो सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स थे, इनके नामों में इनकी माताओं के नाम भी होते हैं। जैसे सातकर्णी राजा हुए और इनकी माँ है गौतमी, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यानी माओ के नाम को यहाँ पर तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन कहीं से भी ये मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक साइट जो है वो प्रोटो हराप्पा कल्चर से इत्तेफाक नहीं रखता है। और प्रोटो हराप्पा यानी कि यहाँ पर प्री हड़प्पन कल्चर के कुछ अंश मिलते हैं। ये एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन्ड है, इसको आपने जरूर पढ़ा होगा। और ऑप्शंस है यहाँ पे अमरी संस्कृति, सोथी संस्कृति, कोट दिजी कल्चर या संस्कृति, और जोब कल्चर। अब ये देख लीजिए, जो अमरी कल्चर है ये पाकिस्तान के सिंध और बालोच रीजन में, बालोचिस्तान के प्रांत में था, और ये आता है प्रोटो हड़प्पन कल्चर से। सोथी ये भी जो है आप देखेंगे कि हरियाणा के ही क्षेत्र से इत्तेफाक रखता है। जो कोट दोजी है ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत। लेकिन ये जोब कल्चर प्रोटो हड़प्पन कल्चर नहीं है। तो 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। Who led the English company's embassy to Emperor of Farrukhsiyar court? थॉमस रॉय, रॉबर्ट क्लाइव, जेराल्ड ओंजियर, और ऑप्शन डी है जॉन सुरमन। देखिए, यहाँ पर ये सुरमन एम्बेसी के नाम से ही पॉपुलर है। इसके जो सुरमन एम्बेसी के चीफ थे जॉन सुरमन थे, और ये इंग्लिश मिशन पर आए हुए थे इन द मुगल कोर्ट ऑफ फर्रुखसियर इन 1715। और इनके साथ एक पूरी मंडली थी, टोली थी, जिसमें कि एक फिजिशियन भी है काफी फेमस, डॉक्टर हैमिल्टन। ये सब कुछ आप जानते हैं। और बाद में इन्हें ग्रांट मिल जाता है। तो फर्रुखसियर ग्रांट करते हैं 3 फरमान टू ये जो इंग्लिश मैन आते हैं, इन्हें मिलता है ये 1717 में, जो कि रिगार्ड किया जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। यहां पर आपको इनकरेक्ट पेयर बताना है। रामोसी अपराइजिंग क्या 1822 का है और इसके लीडर चित्तूर सिंह थे? रंगपुर अपराइजिंग क्या 1783 का है और इसके लीडर क्या दिरजी नारायण जी हैं? संथाल रिबेलियन क्या 1899 का है और उसके लीडर क्या बिरसा मुंडा हैं? और कोल अपराइजिंग के लीडर क्या बुद्ध भगत हैं और क्या ये 1831 का है? देखिए, यहाँ पर ए सी डी बिल्कुल सही है, लेकिन बी ऑटोमेटिकली आप समझ रहे हैं कि गलत है। संथाल रिबेलियन में 2 भाई थे, सिद्धू और कानू, और बिरसा मुंडा तो मुंडा रिबेलियन को लीड कर रहे थे ना। और टाइम फ्रेम भी गलत है। संथाल रिबेलियन जो है ये 1855-1856 के दौर का है। तो यहाँ पर यही इनकरेक्ट मैचिंग है, बाकी सारे सही हैं। तो 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आते हैं और यहाँ पर अहरार मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है 4 स्टेटमेंट्स देकर कि कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है कि सही है, करेक्ट है। पहला, वन ऑफ इट्स फाउंडर्स वाज मौलाना मोहम्मद अली। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। मौलाना मोहम्मद अली उनके जो मेन फाउंडर्स हैं, जो मेन फाउंडर्स क्या फाउंडर्स जो थे उसमें से एक थे।
दूसरा कि इट्स मेंबर एडवोकेट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सक्रिय भागीदारी रखी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। तीसरा स्टेटमेंट है इट वाज फाउंडेड इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। बिल्कुल सही बात है, 1910 के टाइम में इसकी स्थापना हुई है, तो अर्ली डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी कहना बिल्कुल उचित होगा। और चौथा स्टेटमेंट है इट सपोर्टेड द लॉयलिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, यानी कि इसने अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थक राजनीति का समर्थन किया। बिल्कुल गलत बात है, ये अगेंस्ट थे, अपोजिशन में थे जो अलीगढ़ मूवमेंट था उसके। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि चौथा गलत है, जिसमें जिसमें 4 है उसको आप हटा दीजिए, तो 2 हट गए, और यहां भी 4 है, ये भी हट गया। सही जवाब मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आप देख पा रहे हैं सही एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, और यहां पर आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सूफी संतों को। नाम जो दिए गए हैं, नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, दूसरे सूफी संत हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से भी जाना जाता है, बाबा फरीद हैं, और यहाँ निजामुद्दीन औलिया। ये तो चारों के चारों बहुत फेमस सूफी संत हैं। चलिए एक हम यहाँ पर ऑर्डर ले लेते हैं, कब इनकी देहांत हुई है इसको देख लेते हैं। तो ये चिराग ए दिल्ली साहब जी, ये इनकी डेथ है 1356 की। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ये 1236, बाबा फरीद 1266, और निजामुद्दीन औलिया 1325। अब काम आसान हो गया, सबसे पहले 2 आना चाहिए, तो 2 वाला ऑप्शन ए में है और बी में है। इसके बाद क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, यानी यहां से हमें सही जवाब मिल गया कि सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर बाबा फरीद, फिर यहां पर हम देखते हैं निजामुद्दीन औलिया, और सबसे अंत में नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्रता आंदोलन से कि वो कौन 2 वीरांगनाएं हैं जिन्होंने असिसिनेट किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसका नाम स्टीवेंस है। त्रिपुरा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता था, और ये घटना 1931 की है। इन दोनों बच्चियों का जो एज था उस समय 14 से 16 साल के बीच में था। गजब की ताकत, ऊर्जा और इंथुजियाज्म, नेशनलिज्म आप जो कह लें, इतना कुछ कर दिया इन्होंने इतने कम एज में। इन दोनों का नाम है संती घोष और सुनीति चौधरी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, और पूछा जा रहा है कि वो कौन सी डायनेस्टी है जो आज के हरियाणा के क्षेत्र में रूल करती थी जब यहां पर गजनी का अटैक हुआ था। आप जानते हैं मोहम्मद गजनी जो है ये आया है, बहुत लूट और प्लंडर का काम किया है। यहाँ पर वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को आया था लेकर। उस समय में इस्लाम का विस्तार हुआ, सोमनाथ टेम्पल्स पर अटैक हुए, और बहुत सारे यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनके बीच लड़ाई झगड़ा कराया गया, जान से उन्हें मार दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है हरियाणा के क्षेत्र में उस समय किस डायनेस्टी का रूल था, तो वहां पर उस समय रूल था तोमार डायनेस्टी का। ठीक है, और इस तरीके से आपको समझ आना चाहिए कि लाहौर में गजनी जो है वो एनेक्स करता है 1020 में, 1020 सदी में, और तोमार डायनेस्टी का जो रेन रहा है वो 8 से 12वीं सदी के बीच का रहा है। और आप इसके बारे में विशेष बहुत कुछ पढ़े होंगे, और इस डायनेस्टी में बहुत प्रतापी राजाओं के नाम भी आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। भक्ति मूवमेंट से सवाल पूछ लिया गया भक्ति संत नामदेव जी के बारे में। 4 स्टेटमेंट्स दे दिए गए, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला कि ही वर्शिप्ड विठल ऑफ पंढरपुर, तो महाराष्ट्र वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पंढरपुर, वहां विठल स्वामी की पूजा की जाती है। विठल यानी लॉर्ड कृष्णा, बिल्कुल सही बात है, संत नामदेव विठल भगवान की पूजा करते थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि वो गुजरात से इत्तेफाक रखते थे, नहीं ये स्टेटमेंट सही नहीं है, वो महाराष्ट्र से आते थे। तीसरा स्टेटमेंट है कि उनके पिताजी टेलर थे, बिल्कुल सही बात है, और उनकी जो रचनाएं हैं उसको अभंग कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो सही जवाब हमारा हो गया 13 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, और यहाँ पर 4 आर्कियोलॉजिकल साइट्स दिए गए हैं, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, और इनको इस नाम से दिया गया है कि PQRS। और अगर मैं नाम देख लूं तो अटीराम पक्कम, भीमपेटका, पिकलहंसन और बुर्जाहोम। अब इसको आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करना है। हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी मैपिंग का क्वेश्चन है।
अब आप देखिए बहुत आसानी से बता पाएंगे कि बुर्ज-ए-अहमू जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, यानी सबसे ऊपर यही रहेगा। तो आपका जो आंसर होना चाहिए उसके शुरुआत में एस आना चाहिए, यानी कि ए होगा नहीं तो डी होगा, बाकी दो तो काट ही दीजिए। 50% काम आसान है। अब देखिए अटिरम पक्कम जो है ये तमिलनाडु में है, चेन्नई के काफी नजदीक है। भीमपेटका आप जानते हैं रायसेन महाराष्ट्र में, और पिकली हल जो है ये कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में। तो आसान है आपके लिए, आप बता देना कि सबसे ऊपर में बुर्ज-ए-अहमू होगा, फिर भीमपेटका होगा यानी एस के बाद क्यू आएगा, फिर यहां पर हम पिकली हल को रखेंगे यानी कि आर को, और सबसे अंत में यहां पर अट्टिरम पक्कम आएगा। तो सही जवाब 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पर मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, Which among the following is a term that emerged during the 18th century in connection with agrarian system, which basically meant a contract by which the revenue of an area was farmed out of the highest bidder, यानी जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था रेवेन्यू का। ये कौन सा सिस्टम कहलाता है? इसको इजारा सिस्टम कहते हैं। 18th सेंचुरी में ये काफी फेमस था। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, और यहां पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से ही सवाल पूछा जा रहा है कि मनसबदारी सिस्टम की जो बात आती है, राजा टोडरमल और राजा अकबर से रिलेटेड है ये मनसबदारी सिस्टम। यहां मनसब अलॉट कर दिए जाते थे वहां के लोकल चीफ्टेंट्स को, और फिर उन्हें कलेक्शन करना होता था। ये सब कुछ कैश वगैरह में डील होने लगा था उस समय। तो उससे रिलेटेड दो टर्म कौन कौन से हैं? जात सवार, बरकत फना, नामूस दिन और पेशकश नजर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जाट और सवार। तो अकबर का रेन था और जात और सवार काफी पॉपुलर सिस्टम हो गए थे, और ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है, लेकिन सही बात है कि यही दोनों टर्म इत्तेफाक रखते हैं, मीनिंग कुछ और हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला कि 1719 में लॉर्ड बेलेस्ली इंट्रोड्यूस करता है परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल प्रोविंस। बंगाल के प्रांत में जो अस्थायी बंदोबस्त है क्या वेलेस्ली किया था? बिल्कुल गलत है, लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था, जो कि हम कहते हैं कि ही इज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया था तो यही पता चल गया। बाकी दिए गए तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं कि अंडर दिस जो जमींदार थे उनको ट्रू ऑनर माना गया इंटायर लैंड का, और इनके पास राइट था कि वो जमीन बेच भी सकते हैं, और ये जमींदारी का जो सिस्टम है वो हेरिडेटरी बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, आपसे पूछा जा रहा है पित्रादुरा के बारे में। आर्ट एंड कल्चर का बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। चलिए इस तस्वीर को देखिए और देख पा रहे हैं कि पत्थर पर किस तरीके से नक्काशी की गई है। क्या करते हैं कि पत्थर में ग्रेविंग करते हैं, वहां से कुछ हिस्से को हटा देते हैं और सेमी प्रीसियस स्टोन को काट के कलरफुल वहां चिपकाते हैं, पेस्ट करते हैं, उसमें भर देते हैं। तो ये जो चीज है पित्रादुरा कहलाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया, कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस्ड इन डिप्रेशंस कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न। तो 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आपको कुछ मामले दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हमारे संविधान में विश्वास जमा के रखा, और जो हमारे देश में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो इन्हीं मतलब कि ये जो इंपॉर्टेंट ये वर्डिक्ट्स हैं वहीं से निकल के आता है। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि काल क्रमबद्ध करना है। मिनर्वा मिल मामला कब का है? 1980 का है। गोलकनाथ का मामला कब का है? तो यह है 1967 का। इंदिरा गांधी और राजनारायण का मामला जो है 1975 का है, और इसी की देन तो है इमरजेंसी। और केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर यहीं से आ गया, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो 24 अप्रैल 1973 ये डेट है। अब क्रोनोलॉजी में देख लें, सबसे पहले क्या आएगा? गोलकनाथ, फिर क्या आएगा? केशवानंद भारती, यानी 2 के बाद 4, फिर 3, और सबसे अंत में 1 यानी मिनर्वा मिल का मामला। 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। यहां पर पहला स्टेटमेंट है कि फाइनेंशियल बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। देखिए फाइनेंशियल बिल से सीधा मतलब आप समझिए बजट वगैरह की हो रही है, मनी बिल की बात हो रही है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि लोअर हाउस जो लोकसभा है ये डायरेक्टली लोगों द्वारा चुना जाता है। इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये कहीं से दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यही सही जवाब हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके,
क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। यहां पर बात की गई है कि जो नोशन है ऑफ अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये कहां पर हमें नजर आता है। तो वैसे जब आप पढ़ते हैं तो आपको काफी अच्छे से मोटे मोटे अक्षरों में ये बात प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में नजर आता है, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, वहां पर बात की गई है कि अपहोल्ड करना है और प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री। यानी कि इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। यहां पर पूछ लिया गया है कि जो टर्म लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी हमारे प्रीएम्बल में नजर आता है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये कहां से लिया गया है। ये बहुत आसान सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से लिए गए टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री एज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी पूछ रहा है कि क्या आपने आर्टिकल 1 पढ़ के आया है परीक्षा देने से पहले। आर्टिकल 1 हमारा क्या है, कहता है इंडिया दैट इज भारत। यहीं से तो हमारे संविधान की शुरुआत है। यही आपसे पूछा गया इंडिया का नाम क्या है, तो 23 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कहां ये बातें की गई हैं, ये की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। देख लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 51 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, द स्टेट शैल endeavor to promote international peace and security, maintain just and honorable relations with nations, foster respect for international law and treat obligations in dealing of organized people with one another। क्वेश्चन नंबर 25, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है, उसकी ब्रीच होती है, वो किस आर्टिकल के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। और हिंट में दे दूं, ये वही आर्टिकल है जिसमें 5 रीट की बात की गई है। ये वही आर्टिकल है जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि हार्ट एंड सोल है हमारे संविधान का। बिल्कुल सही, आर्टिकल 32, ठीक है। और इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। और यही सारी फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन के लिए अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट जाना चाहे तो उसके लिए आर्टिकल 226 है। क्वेश्चन नंबर 26, मैच करना है। देखने में बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन ये उतना ही आसान है। यहाँ कुछ शेड्यूल पूछे गए हैं कि ये आपको मैच कराना है, 4th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 5th, 8th और 1st शेड्यूल। और यहाँ पर वो कौन सा शेड्यूल, उसमें कौन सी बातें की गई है। तो जैसे आप जानते हैं कि 4th जो शेड्यूल है, यहाँ पर क्या बातें की गई हैं, तो राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन, यानी कि डी के साथ 1 होना चाहिए। अब ऐसा कोई मैचिंग मिल रहा है क्या, देख लीजिए, एक ही ऐसा मैचिंग है, तो ये बहुत आसानी से हमने देख लिया। फिर भी अब यहाँ पर एंटी डिफेक्शन, इसके लिए 10th शेड्यूल है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, तो बी का 2 होगा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात कहाँ की गई है, तो 1st शेड्यूल में अभी हमने देखा था इंडिया दैट इज भारत, तो सी के साथ क्या आना चाहिए, सी के साथ 5 आना चाहिए। एलोकेशन तो हमने देख लिया, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज के लिए 8वीं अनुसूची है, तो ए के साथ 4 आना चाहिए और ई के साथ 3, यानी शेड्यूल्ड एरिया जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और शेड्यूल्ड एरिया की जो बात की गई है सी, इसके साथ आ जाएगा 3, यानी 5वें अनुसूची में बात की गई है। और इसको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उसके हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यहां पर आपको इन राज्यों के बनने को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जो यहाँ राज्य नजर आ रहे हैं इसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और हरियाणा है। सिक्किम कब बना है, तो 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, नागालैंड कब बना, याद आ रहा है कुछ, 1963 में, और हरियाणा बना 1966 में। तो सबसे पहले नागालैंड बना, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम और सबसे अंत में अरुणाचल। तो हमें ये जो सब सेटिस्फाई कर रहा है, 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, ये लंबा सा सवाल देखने में है लेकिन उतना ही आसान है। यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट्स देके पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन सा सही है, कौन गलत है। पहला कि राइट टू वोट जो है वो एक लीगल राइट है और फंडामेंटल राइट नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, यूपीएससी भी इसके ऊपर पहले सवाल पूछ चुका है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिसमें 1 नहीं है उसको हटा दीजिए। दूसरा कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बिल्कुल सही है। अब ये एक लीगल राइट है, पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा, मतलब 2 बिल्कुल सही है, तो जिसमें 2 ना हो उसको भी हटा दीजिए। 50% काम आसान हो गया।
और आपको पता है कि ये फंडामेंटल राइट से जब हटाया गया तो आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया था। आर्टिकल 300A जो है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, ये बात बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 301 में बात की गई है राइट टू प्रॉपर्टी की, नहीं, ये तो 300A में की गई है, ये तो बात सही नहीं है, समझ गए। तो आर्टिकल 301 में क्या बात की गई है, तो ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की बात की गई है। तो यहां पर चौथा गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो हमें सही जवाब मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। 4 स्टेटमेंट देखिए। तो देखिए यहाँ पहला स्टेटमेंट है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आगे चल के हमारा प्रीएम्बल बन गया, वो जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंट्रोड्यूस किया था, नहीं, नेहरू जी ने किया था, यही गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स सही है। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। यहां पर बात की गई है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखिए यहां पर वर्ड बाय वर्ड आपको जाना है। आर्टिकल 21 पर मैं ले चलूं तो बताया गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि सही जवाब 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये सारे के सारे कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं नजर आते हैं, अलग अलग मामलों में इनकी इंटरप्रिटेशन निकाली गई है, लेकिन यहाँ पे 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स हैज द फर्स्ट बैच ऑफ राफेल जेट्स इंडक्टेड। ये हमने डिटेल्ड वे में डिस्कस किया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरो। ये न्यूज क्लिपिंग भी आप देख सकते हैं, तो सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। 32, ये मजेदार सवाल है, आपको मैच कराना है। तो यहां पर किस ग्रुपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, जैसे आसियान हम जानते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और यहाँ बहुत तरीके की बातें हैं, 10 देशों के बीच में फैसिलिटेट करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल और सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन। तो 3 के साथ बी बिल्कुल होगा, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, या तो ए होगा नहीं तो डी होगा। और मैड ग्रुपिंग आप जानते हैं कि अगर आप हम पर न्यूक्लियर अटैक करोगे तो मैं भी आप पर करूं, इस तरीके की जो बात की गई है, तो ये न्यूक्लियर रिस्पॉन्स के लिए है। तो ये 4 का सी होना चाहिए, तो 4 का सी कहां दिख गया, तो सही जवाब यही हो गया। 1 का ए, यानी कि संघाई कोऑपरेशन में बात की गई है ट्रेड, पॉलिटिक्स और कल्चर की, साथ ही साथ इसमें एक रैट्स का भी कंसेप्ट है टेररिज्म के खिलाफ। और जो हमारे पास स्क्वाड है, ये हमने एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग पहले बनाई थी चाइना को काउंटर करने के लिए, तो ये स्ट्रेटेजिक फोरम है। 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, यहां पर आपसे नाम पूछा गया कि कोविड-19 वायरस जो था उसको फाइनली क्या नाम दिया गया था, तो इसको नाम दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2। 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं, और यहाँ पर OCI के रिगार्डिंग आपसे सवाल पूछा गया है। इसमें नए चेंजेस किए गए थे मार्च 2021 में लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से। क्या OCI जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हैं? कभी नहीं खरीद सकते हैं, जिसमें 1 है हटा दीजिए। दूसरा कि OCI कैन परस्यू प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, एडवोकेट, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ बिल्कुल इस बात की परमिशन है। तीसरा स्टेटमेंट है कि OCI नीड्स स्पेशल परमिट अगर वो प्रोटेक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड एरिया को घूमने जाना चाहते हैं, और ये परमिट उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेनी होगी। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो जिसमें 2 और 3 है ये सही स्टेटमेंट हो गया। 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। और जो ये चौथा स्टेटमेंट है कि वो किसी भी तरीके का रिसर्च कर सकते हैं या कोई मिशनरी या जर्नलिस्टिक एक्टिविटी कर सकते हैं, तो ये बात सही नहीं है। यहाँ कुछ चीजों में उन्हें परमिशन लेना होगा, जैसे OCI कार्ड होल्डर्स रिक्वायर स्पेशल परमिट इफ दे वांट टू अंडरटेक तबलीग मीडिया एक्टिविटी। लेकिन ये चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आप समझ गए। तो 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड सोशल मीडिया, यानी कि डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। और यहाँ पहला स्टेटमेंट है कि ये जो गाइडलाइंस है ये केवल OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। ये काफी डिस्कशन में रहा, काफी सुर्खियों में रहा, मंत्रिमंडल तक में चेंजेज हो गए, ट्विटर विरोध किया, व्हाट्सएप का अपना स्टैंड था।
बहुत कुछ हमने देखा है और इसे पता चलता है कि ये केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं था बल्कि सोशल मीडिया के लिए भी था। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, जिसमें वन है उसको अभी के लिए हटा दीजिए। बाकी दूसरा है कि इट हैज द कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर इंटरमीडियरीज, ये बिल्कुल सही बात है, टू बिल्कुल सही है। तीसरा, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भारत सरकार विल फॉर्मुलेट एन ओवरसाइट मैकेनिज्म, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो रूल्स हैं रिक्वायर करते हैं इंटरमीडिएरीज को कि वो सेटअप करे ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। तो 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पीआईबी की मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल रखी है ताकि इससे आपको कुछ बेहतर इन्फो मिल सके। क्वेश्चन नंबर 36, ये चाबहार पोर्ट का जिक्र आया है कि इंडिया वांट्स चाबहार पोर्ट टू बी इंक्लूडेड इन 13 नेशन, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसको शॉर्ट में आईएनएसटीसी कहते हैं, जो कि इंडिया और रशिया के बीच में है। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? ईरान, चाइना, इराक और मंगोलिया। ठीक है, तो देखिए इस मैप को पहले आप देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं कि ये चाइना है, ये मंगोलिया है और ये नहीं शामिल है। तो चलिए यहाँ पर एलिमिनेशन लगाते हैं, जिसमें 3 है जिसमें 4 है उसको हटा देते हैं। हमें सही जवाब मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए कि केवल यहाँ पर ईरान ऐसा देश है जो कि आईएनएसटीसी का मेंबर है। और वो कौन से 13 देश हैं? तो शुरू में इंडिया, रशिया था, ईरान आ गया और इसके बाद अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस और ओमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है कि वो कौन सा देश है जहां पर द न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड लाया गया कि अगर आप वहां लोकल न्यूज उठा के और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स न्यूज शेयर करते हैं तो उसके लिए उन्हें पैसा पे करना होगा। ये एक हैवी हैंडेड एटीट्यूड लिया गया ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा और ये न्यूज आइटम भी है, गूगल, फेसबुक मस्ट पे फॉर न्यूज इन ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38 अटल टनल से पूछा जा रहा है, जिसका नाम हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था और ये टनल है मनाली और लेह के बीच में। ठीक है, तो ये हिमालय के किस रेंज में पड़ता है? और यहाँ पर ऑप्शंस हैं नॉर्थ पीर पंजाल, ईस्ट पीर पंजाल, वेस्टर्न पीर पंजाल और साउदर्न पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जो रेंज है वो इस तरीके से अगर है जम्मू कश्मीर से हिमाचल की तरफ, तो ब्रॉडली उसको हम ईस्ट और वेस्ट में बांट के देखते हैं, वेस्ट ईस्ट। ठीक है, और ये ईस्टर्न पीर पंजाल रीजन में पड़ता है। तो 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। रोहतांग टनल भी कहते हैं, रोहतांग दर्रा से ये गुजरता है, लेह मनाली हाईवे के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 39, ये 1.9 किलोमीटर लॉन्ग मैत्री सेतु, मैत्री यानी दोस्ती, मित्रता से रिलेटेड है, जो इंडिया के त्रिपुरा को बांग्लादेश से कनेक्ट करता है और ये पुल बनाई गई है फैनी नदी के ऊपर। फैनी नदी अपने कोर्स को चेंज करने के लिए मशहूर है और उसके वजह से कई तरीके की पहले इंडिया बांग्लादेश के बीच समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। तो ये किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो देखिए ये मैप देखिए, ये त्रिपुरा और त्रिपुरा में एक शहर है सबरूम शहर, इसको वाटर सप्लाई फैनी नदी से ही की जानी है। और ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश का कौन सा जगह? रामगढ़। तो ये देख लीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द ब्रिज इज बिटवीन सबरूम इन त्रिपुरा एंड रामगढ़ इन बांग्लादेश। 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं और यहाँ पर बजरंग पुनिया जी के बारे में बात की जा रही है, वही जिन्होंने वापिस से अपना नाम रोशन किया है टोक्यो ओलंपिक्स में। तो इनको वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग मिला 65 केजी वेट कैटेगरी में 2021 में ही। तो किस मैच में? तो मैच का नाम है रोम में मेटो पेलिकोनो रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट, यानी 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये आप न्यूज क्लिपिंग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यहां पर कोविड के दौरान जो इनिशिएटिव्स हमारी सरकारों के द्वारा ली गई थी उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी सही मैचिंग है। जैसे मिशन कोविड सुरक्षा, क्या ये बनाई गई थी टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ कोविड वैक्सीन? बिल्कुल सही बात है। CAWACH कवच, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फ्रंटलाइन वर्कर्स, नहीं, ये यहाँ पर इनोवेशंस और स्टार्टअप्स के लिए कोविड-19 में जो काम कर रहे थे उसको प्रमोट करने के लिए था। दूसरा सही नहीं है, इसमें जिसमें 2 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा वैक्सीन मैत्री, ये डिप्लोमेसी से साथ है, इंडियन वैक्सीन डिप्लोमेसी जो सप्लाई मेड इन इंडिया है कोविड-19 वैक्सीन का। और चौथा है यहाँ पे कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज, तो ये एक तरीके का हैकाथन हो गया, लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि ये कोलैबोरेशन था वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग के साथ। ये बात गलत हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये यूएन वीमेन के साथ था। तो चौथा भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो पहला तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर हो गया 41 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अप्रूव्ड बाय
ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड डू नॉट रिक्वायर फॉर नोज और थ्रोट, यहां से सैंपलिंग के लिए आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस जांच के लिए नाक व गले का सैंपल नहीं चाहिए होता है, जिसको ICMR से अप्रूवल मिला है। तो ये टेस्ट है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, इसको हमने काफी डिटेल्ड वे में डिस्कस किया है स्टडी IQ पर, और यहाँ पर आपको बताना है कि 2020 के नोबेल प्राइज विनर कौन कौन है। यहाँ नाम दिए गए हैं उनके फील्ड। अब यहाँ देखिए आपको दिख रहा है लुई ग्लुक, ये लिटरेचर से है, तो लुई ग्लुक और लिटरेचर यानी कि 4 के साथ ए आना चाहिए, जहां दिख रहा है वही सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी मैचिंग भी इसी हिसाब से, यहाँ पर रॉबर्ट वी विल्सन है और ये है इकोनॉमिक साइंस से। रोगर पेनरोज जो है ये किससे है, तो ये फिजिक्स से। जेनिफर डॉर्ना ये किस चीज से है, केमिस्ट्री से। ओके, तो यही 43 का सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, यहां पर गैबोर सेजगो प्राइज के बारे में बात की जा रही है 4 स्टेटमेंट्स देकर कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, और पूछे जाने का वजह है कि इंडिया के मैथमेटिशियन हैं, इनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, ये गुजरात के IIT-GN से आते हैं। ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट है कि ये सोसाइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स USA के द्वारा प्राइज दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कि ये प्राइज हर साल दिया जाता है, नहीं, ये हर 2 साल पे दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसको एलिमिनेट करने पे हमें सही जवाब मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला सही है। तीसरा सही है कि ये अवार्डी जो है, दिस इज अवार्डेड टू एन अर्ली करियर रिसर्चर इन द एरिया ऑफ ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल एंड स्पेशल फंक्शंस, और इंडिया से किसी इंडियन को मिला है, ये प्राउड मोमेंट है। 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, जस्टिस मदन बी लोकुर कमेटी किस लिए सेटअप की गई थी, तो जो दिल्ली के रीजन में पॉल्यूशन होता है, जो वहां पर पराली जलाई जाती है, इसी को प्रिवेंट करने के लिए। 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। सुप्रीम कोर्ट पुट्स ऑन होल्ड जस्टिस लोकुर कमेटी ऑन स्टबल बर्निंग, तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है, जस्टिस लोकुर इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 46, GST के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है, और पहला स्टेटमेंट है कि GST एप्लीकेबल है ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और ऑन द सेल ऑफ गुड्स और ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। नहीं, ये सेल्स और सप्लाई एक्सचेंज इन चीजों से होता है, मैन्युफैक्चरिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। जिसमें 1 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, 50% काम आसान हो गया। दूसरा है कि GST इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है। और GST जो है ये बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्सेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरा कि GST की जो रेट्स होती है वो GST काउंसिल डिसाइड करती है, इसकी मीटिंग्स होते रहती हैं। तो 46 के 2, 3, 4 सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। आपको याद आ रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये कुसुम स्कीम लॉन्च किया गया था, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान। यहाँ पर सोलर पैनल्स के मदद से पंपिंग सेट चलाए जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा इनके पास बिजली तैयार होता है वो लोकल ग्रिड्स में भेजने की भी फैसिलिटी होगी। तो इससे क्या है कि जो डिपेंडेंसी किरोसिन और डीजल पर है वो कम हो जाएगी, यही सही जवाब है। 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, अ पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स एंड रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू बी केप्ट विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये RBI की बात हो रही है, सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, इंडिया के लिए वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये प्रोपोर्शन कौन सा है जो बैंकों को रखना होता है और वो RBI के साथ रखते हैं। जैसे ये SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये कुछ परसेंट RBI तय करता है। ये रह सकता है कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, लेकिन ये बैंक अपने साथ रखते हैं। और ये जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, ये कैश के फॉर्म में रखना होता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट करने के लिए, और ये पैसा RBI रखता है मनी चेस्ट में। 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, कि किसी भी कंट्री को कब कहेंगे कि वो डेट ट्रैप में फंस गया है, ऋण जाल में फंस गया है। तो डेट ट्रैप वो सिचुएशन है जब ये काफी डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए कि वो अपना जो मूल लिया है, जो प्रिंसिपल है, वो लौटा सके। केवल हाई इंटरेस्ट रेट के वजह से केवल इंटरेस्ट ही पे करता रहता है, और कभी कभी तो इंटरेस्ट पे करने के लिए वापिस से और प्रिंसिपल उसे उधार में लाना पड़ता है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये डेट ट्रैप कहलाती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इट इज रिक्वायर्ड टू बोरो मनी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन। 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी।
और इस वीडियो का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 50 रयोतवारी सिस्टम से पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि ये मद्रास प्रेसिडेंसी में काफी फेमस हुआ था, काफी पॉपुलर हुआ था, और यहाँ पर जो जमीन पर खेती करते हैं, जो रयोत कहलाते हैं, उनको ही डायरेक्टली ये टैक्स जमा करना होता है, लैंड ओनर को या जमींदार को नहीं। तो फार्मर्स डायरेक्टली पेड लैंड टैक्स टू ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। और आपको पता है इससे रिलेटेड नाम एक बहुत फेमस है, थॉमस मुनरो। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इस तरीके से हमने टोटल 50 क्वेश्चन जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज 2021 के उन्हें देख लिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो बेहिचक आप इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।